नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम जुलाई 2019 में हुए सीटेट के पेपर 1 में बाल विकास के आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ए समावेशी शिक्षा, बी पृथक्करण, सी मुख्यधारा शिक्षण और डी एकीकृत शिक्षा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा समावेशी शिक्षा। अगला है हमारा, यह विचारधारा है कि सभी बच्चे को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो मैंने आपको बताया था समावेशी शिक्षा की अवधारणा है जिसमें सभी बच्चों को एक साथ एक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, ऐसा हमें कभी नहीं करना है। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक विभिन्नता तथा विविधता की अनदेखी करे, यह भी नहीं करना है। ऑप्शन सी, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, प्रभावी रूप से कब सीखेंगे? ए, वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करें, तो नहीं, याद करने से प्रभावी रूप से नहीं सीखेंगे। बी, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करें, नहीं। सी, वे विभिन्न गतिविधि एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें, या डी, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, तो गलत। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वे गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीके से सीखेंगे। अगला है हमारा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित हमें कभी नहीं करना, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत। पूछने से रोकना चाहिए, गलत। ये तीनों नेगेटिव कथन है, हमसे पूछा गया है पॉजिटिव, तो पूछने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? भाई एक नेगेटिव चीज ढूंढनी है हमें जो कि सार्थक अधिगम घटित नहीं होगा जिससे। तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, अन्वेषण एवं पारस्परिक प्रक्रिया और कंठस्थीकरण एवं स्मरण। भाई कंठस्थीकरण और स्मरण को नकारात्मक रूप में देखा जाता है, हमें बच्चों को याद नहीं कराना है, रटन विद्या नहीं देनी है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? पहला है, प्रतिभाशाली पढ़ने में कमी, तो इसका कौन सा होगा? अधिगम अशक्तता के बारे में सोच सकता है, सृजनात्मक विचलित होने की आदत है, अवधान कमी, अति सक्रियता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता, व्यतिक्रम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिभाशाली पढ़ने में कमी, तो पहले का रहेगा डी, शीघ्रता से। ऑप्शन बी दिया हुआ है, अधिगम अशक्तता के बारे में सोच सकता है, तो इसका आंसर होगा दूसरे का ए, धारा प्रवाह। तीसरा है, सृजनात्मकता विचलित होने की आदत है, इसका हो जाएगा हमारा बी, मूल समाधानों। और चौथा है, अवधान कमी, अति सक्रियता, तो इसका हो जाएगा सी, आसानी से। अगला है हमारा, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ऑप्शन बी, अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, सही बात है। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, गलत। केवल लगा हुआ है तो ये हमारा एक कीवर्ड है, ये आंसर नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, या डी, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है, एक निष्क्रिय और व्यक्तिगत प्रक्रिया, गलत। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही सीखना है या अधिगम है, ये हमारा नहीं। इसका आंसर हो जाएगा एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया, क्योंकि हमसे पूछा गया संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, तो हो जाएगा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अगला है हमारा, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं।
किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो यदि भाई विद्यार्थी को उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विकास होता है भाई विद्यार्थी की योग्यताओं के बारे में एक शिक्षक को, तो क्या होगा, विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित हो जाएंगे। अगला है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। आप एक शिक्षक हैं, आप किस प्रकार से प्रोत्साहित करेंगे। पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे। भाई एक ही प्रकार के प्रश्नों के उतने ज़्यादा लाभदायी नहीं होंगे। अगला है, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण हमें नहीं करना है। बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने, बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि या अंतर्वैयक्तिक विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, मतलब सीखने वाला जो केंद्र में रहेगा, या छात्र केंद्रित विधि। अगला है हमारा, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। ए, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। बी, आनुवांशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है। सी, आनुवांशिक एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। या डी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई संवेग और संज्ञान मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी होना, नॉलेज होना होता है। संज्ञान और संवेग, क्रोध, ईर्ष्या, दुख, जो हमारे भाव होते हैं ये कहलाते हैं हमारे संवेग। भाई ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे इसे अंदर से फील हो गया कि भाई वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, एक फील है, संवेग है, उसके कारण वह जानकारी नहीं जुटा पा रहा है, मतलब संज्ञान नहीं ले पा रहा है। तो ये चीजें एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण, मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि प्राथमिक सामाजिकरण है जो कि हमारा परिवार है। अगला है हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चे की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चे की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, या बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। अगला है जेंडर मैंने आपको बताया हुआ है भाई, 2 प्रकार के प्रश्न पूछा जाएगा, इसको हमें हमेशा अंग्रेजी में देखना है। यदि पूछा गया है जेंडर, तो जेंडर एक सामाजिकरण संरचना है, और यदि हमसे पूछा जाए सेक्स, तो एक जैविक संरचना है। तो यहाँ पर है ये जेंडर एक हमारी सामाजिक संरचना है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक, व्यक्तिक, आध्यात्मिक या संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तिक या शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। बी, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। सी, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। मैंने आपको बताया था बुद्धि एक तो बहुआयामी है और पूर्ण रूप से इसे नापा नहीं जा सकता। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अनुवेशकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, या छोटे वयस्कों के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय अनुवेशकों के रूप में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत विधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, या एक सामाजिक गतिविधि है। तो भाई लेव वाइगोत्स्की ने अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि माना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता या वर्तुल प्रतिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगला है हमारा, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। भाई यहाँ पर केवल आ गया, केवल एक कीवर्ड है जो कि हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। अगला, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना चाहिए। भाई पुरस्कार एवं दंड ज़्यादा रूप में उपयोग नहीं किए जाते हैं। या ऑप्शन डी, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा पेशीय विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। अधोगामी से शीर्षगामी तक, अपरिष्कृत स्थूल पेशीय विकास, परिष्कृत सूक्ष्म पेशीय विकास, या परिष्कृत सूक्ष्म पेशीय विकास से अपरिष्कृत स्थूल पेशीय विकास, शीर्षगामी से अधिगामी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल अवस्था की समाप्ति, या किशोर अवस्था। तो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है तो ये हो जाएगा हमारा किशोर अवस्था। अगला है जिन प्याजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरे का अवलोकन करके सीखते हैं को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। या अगला को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। या ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता, समस्यात्मक वार्ता, या अहम केंद्रित वार्ता। तो ये हो जाती है व्यक्तिगत वार्ता। अगला है हमारा खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या कहलाता है? भाई इन सब चीज़ों को एक विशिष्ट लिंग के साथ जोड़ना जेंडर रूढ़िवादिता हो जाता है और इससे संबंधित एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए जो कि उसके विकास में सहायक होगा। अगला है अंतिम प्रश्न हमारा, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्यों? यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोएलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, क्योंकि वह यह नहीं समझ पा रहा है कि यदि वह चोरी करेगा नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। वह केवल इतना जानता है कि भाई चोरी करेगा और उसे जेल होगी, मतलब उसे दंड होगा या दंड मिलेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।